अस्सलाम वालेकुम। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट के लेक्चर नंबर 2 के अंदर वेलकम। छोटा सा ये लेक्चर होगा और उसके अंदर आपको पूरे का पूरा जो एक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। पहले के अंदर हमने देखा होर्डिंग देखी, सारी चीज़ें डिटेल देखी, कब एक्ट आया, रिपील क्या है, कौन सा वाला एक्ट है, सेक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है। तो ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आए शुरू करते हैं जी पेन टैब के ऊपर। आप लोगों ने सुनना है और आप लोगों को मज़ा आएगा कि यार एक्ट कैसे पढ़ा जाता है और एक्ट को कैसे तैयार किया जाता है। इस एक्ट के ऊपर हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं और इसके अलावा जितने भी शेड्यूल लॉज हैं और भी ज्योग्राफी के नोट्स, कंप्यूटर साइंस के नोट्स, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नोट्स, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2500 की फ़ीस के अंदर ये सिर्फ जो लेक्चर है, इस लेक्चर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसी ऑफ़र तक है। अगर आप यूनिस्ट 25 कोड बताएंगे तो आपको जनाब जो है नोट्स के अंदर 500 रुपये की राहत दी जाएगी, क्योंकि जो नोट्स की फ़ीस है वो 3000 है, लेकिन आपको 2500 के अंदर ये नोट्स दे दिए जाएंगे अगर आप कोड यूज़ करते हैं। अगर आप हमारी टीम है, जो हमारी टीम है, अगर आप उनको बताएंगे कोड 25 सर ने अलाउ किया है तो ये 25 का मतलब 2500 रुपये है, तो आपको 3000 की बजाय आपसे 2500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर 2 शुरू करते हैं बगैर किसी देर के और इस एक्ट को ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, जिसके अंदर हमने पहले 2 सेक्शन इसके पढ़ लिए हैं। आपको पता है कि इसके अंदर जो हमने ये पहले 2 किए हैं वो इनमें से एक ये है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट वाला और दूसरा डेफिनेशन वाला। आज हमने ये तीनों के तीनों, ये लेक्चर नंबर पहले का पार्ट B कह लें या लेक्चर नंबर दूसरा कह लें हमारा है, जिसके अंदर हमने ये 3 से लेके 18 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास इसी लेक्चर के अंदर ये जो आप सुन रहे हैं इसके अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना था लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपको पता है कि लंबी वीडियो जो होती है वो स्टूडेंट का वो उतना ज़्यादा कह लें कि अटेंशन स्पैन नहीं रहा कि वो लंबी वीडियो सुन लें बैठ के, तो इसलिए वीडियो को छोटा रखा जाता है 30 मिनट तक, ताकि वो उसको अच्छे से सुन पाए और वो उनके लिए वो तो वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो सबसे पहले जी हमारे पास टोटल सेक्शन 18 है, पहले 2 हमने कर लिए हैं और अब हम चलते हैं जी। आपको ये भी रिवाइज करता चलूँ कि ये गजट के अंदर कब शाया हुआ था, 11 अगस्त सन 2020 को आया था। आपको ये याद होनी चाहिए डेट। उसके बाद ये कब आया था, कोविड-19 के बाद आया था। कोविड-19 का जो इफेक्ट आया था कि लोगों ने चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर दिया, उसके बाद ये इसकी जरूरत पेश आई। पूरे पंजाब के ऊपर ये एक ही दफ़ा में एप्लीकेबल हुआ और इसका जो दायरा कार है, एक्सटेंट है, वो भी पूरे पंजाब के ऊपर ही है। तो उसके बाद जी अगर हम देखते हैं जी, डेफिनेशन हमने देख ली थी, अब इनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जल्दी से चलते हैं सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। तो जी ऑफेंस ऑफ होर्डिंग, अगर कोई बंदा होर्डिंग करता है, कोई बंदा स्टॉक करता है इलीगल तरीके से, जितनी गवर्नमेंट ने उसको इजाजत नहीं दी, अगर वो होर्डिंग कर लेता है, मैंने आपको होर्डिंग की डेफिनेशन समझा दी है, अब उसको करने की जरूरत नहीं है कि दोबारा डिस्कस। अगर कोई बंदा इलीगल होर्डिंग कर लेता है या कोई होर्डिंग करता है, वो उस जुर्म की सजा कितनी है? तो अगर कोई बंदा होर्डिंग करता है तो उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट, जो जेल है, वो अप टू 3 ईयर, मतलब उसको 3 साल तक जेल हो सकती है। 1 साल से लेके या 1 दिन से लेके 3 साल तक उसको सजा हो सकती है। और जितना उसने सामान होर्डिंग की है वो 50% उसकी जो वैल्यू होगी उसको जुर्माना हो सकता है। फर्ज करें एक बंदे ने जी 1 लाख रुपए की होर्डिंग कर ली है। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए की होर्डिंग कर ली है तो उसका जो जुर्माना होगा ना, उसको वो 50%, मतलब उसका जो 50,000 रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। ये इतना उसको अमाउंट में जुर्माना, या फिर अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक उसको जनाब हो सकता है, सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है। ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 3। और उसके बाद सेक्शन नंबर 4 है पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल। अब किसके पास पावर है कि वो सर्च कर सके या फिर आर्टिकल को सीज कर सके, तो ये हम देख लेते हैं जी। सेक्शन नंबर 4 के अंदर आपको पता है हमने यहाँ पर ऑफिसर से मतलब क्या लिया है, डिप्टी कमिश्नर। वो कहते हैं जो ऑफिसर होगा उसके पास पावर है, उसको ये एक्ट पावर देता है कि वो किसी भी जगह को जाके, अगर उसको लगता है उसको रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी वहाँ पर कोई होर्डिंग हुई हुई है, वहाँ पर जो आर्टिकल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर स्टोर किया गया ताकि उससे जो मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को बढ़ाया जा सके और क्या डिमांड को ज़्यादा किया जा सके और सप्लाई को कम रखा जा सके। तो होर्डिंग अगर हुई हुई है तो उसके ऊपर ऑफिसर जो है वो जाके उसको सर्च भी कर सकता है और उसके साथ साथ वो उन आर्टिकल्स को, अगर उसको लगता है कि वाकई वहाँ पर होर्डिंग हुई है, तो वो उसको सील भी कर सकता है। अब देखिए आपको पता है मतलब सर्च करना, तो वही बात है कि वो जाके सर्च कर सकता है, और सीज का मतलब
कि वो उसको जाके सीज कर सकता है, उसको वो सीज कर सकता है, वो अपने कब्जे में ले सकता है, उसको चीजों को बाद में वो इमीडिएट तौर पर भी उसको सेल कर सकता है। अब देखें ना जी, अब उसने जैसे आज से 2-3 साल पहले जो यूरिया खाद थी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा होर्डिंग हुई थी। होर्डिंग होने की वजह से जो यूरिया की बोरी 2,000 रुपए की थी फर्ज करें, वो तकरीबन 6-6 हजार रुपए में भी नहीं मिल रही थी। लोगों ने होर्डिंग की थी और वो और ज्यादा से ज्यादा प्राइस की डिमांड करते थे। तो इस तरह क्या हुआ, फिर जो डिप्टी कमिश्नर होता था वो आता था, वो आगे मतलब स्टॉक को देखता था, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी आगे उसको कब्जे में लेता था अपने, और उसको वहीं पर वो सेल कर देता था। ताकि अब देखे ना, अगर गवर्नमेंट के कब्जे में एक चीज चली गई है, उसने वहां से चीज को देखा है, उसको अपने सीज किया है, और अब वो गवर्नमेंट के गोदामों में जाकर रखी जाए और रख दी जाए और उसको सेल ना किए, तो फिर तो लोगों को फायदा ही नहीं होगा उस चीज का। अगर आपने एक चीज ली है कब्जे में, उसको वही तौर पर वो जितना सरकारी रेट है उसके ऊपर वो सेल करके, तो वो पैसे जो हैं वो उस बंदे को दे देते जिस बंदे की चीज है एक्चुअल में, जो डीलर है जिसकी चीज है। और आपको पता है जुर्माना कितना हो सकता है, अप टू 50%। जो भी वो चीज पड़ी है, अगर वो 1 लाख रुपए की है तो उसको 50,000 जुर्माना हो सकता है। अगर वो 1 करोड़ रुपए की है तो उसको सेल करके जो 50 लाख रुपए उसको दे दिया, 50 लाख गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में चले जाएंगे। तो ये अप टू 50% तक उसका जुर्माना भी हो सकता है, जितनी चीज उसने सेल, जितनी उसके पास चीज पड़ी है। तो ये बेसिकली आपको सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर है। द प्रोविजंस ऑफ कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीज अंडर द एक्ट। अब वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर ये मसला है। अब सेक्शन नंबर 4 के अंदर सब सेक्शन 3 भी दिया गया है, वो कहते हैं द प्रोविजंस ऑफ अ कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीज अंडर दिस एक्ट। अब कोड का मतलब क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो कह रहे हैं कि अगर आप सर्च एंड सीजर के अंदर जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है उसके अंदर जो दफात है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1898 वाला है उसके अंदर जो तरीकाकार बताया गया ना कि कैसे आपने सर्च करना है, कैसे आपने सीज करना है किसी चीज को, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद ये पावर टू ऑक्शन सीज आर्टिकल, इसके बाद हमारा सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर है पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल। अगर ऑफिसर ने जो चीजों को अपने कब्जे में लिया है उसके बाद उसको सेल भी तो करना है ना, तो उसको ऑक्शन करना है, तो वो कहता है उसको ऑक्शन किया जाएगा, उसको आम बोली के अंदर सेल कर दिया जाएगा। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and in addition to the prosecution under this act, the officer may sell the articles seized under section 4 by auction in the manner as may be prescribed। वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन नंबर 4 है ना, इसके तहत अगर वो जो हमने पीछे पढ़ा है, अगर कोई भी ऑफिसर चीजों को अपने कब्जे में लेता है तो वो उसको सेल भी कर सकता है। अब सेल करने के बाद क्या होगा, द प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be deposited in a profit bearing bank account in the National Bank of Pakistan। अब आपने वो चीज सेल कर दी, ऑफिसर ने जो चीज सेल की है उसके बाद फर्ज करें जी वो चीज सेल होगी है 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए के सेल होने के बाद वो कहाँ पे उसको पैसे को रखेगा, वो रखेगा प्रॉफिट बेरिंग बैंक अकाउंट इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अकाउंट होगा प्रॉफिट बेरिंग बैंक अकाउंट के नाम से, तो वो कह रहा है उसके अंदर वो रख देगा। अब क्या होता है, अब केस चल रहा है, फर्ज करें जी केस के अंदर क्या होता है कि जो बंदा है जिसकी आपने चीजें ऑक्शन कर दी हैं, सेल कर दी हैं, अगर वो वहां से बरी हो जाता है, अक्विट कर दिया जाता है, उसको वो माफ कर दिया जाता है, या उसको लगता है वो केस जाके करता है और वहां पे साबित होता है कि उसने इलीगल होर्डिंग नहीं की हुई थी, तो वो जो पैसे हैं जो ये प्रॉफिट बेरिंग जो अकाउंट उसके अंदर रखे गए हैं वो उसको पैसे दे दिए जाते हैं साथ में, और साथ में उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है, उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है अलॉन्ग विद प्रॉफिट। डिपॉजिट अमाउंट अलॉन्ग विद प्रॉफिट शैल बी रिलीज टू द सेड अक्यूज्ड। अब जिस बंदे ने कहता है ना, जिस बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उसने जो इलीगल होर्डिंग की हुई है, अब उसके ऊपर जब केस चला है उस वहां पर जज के सामने जाके वो बरी हो गया, जज के सामने वो जाके बरी हो गया। तो अब जितनी भी अमाउंट पड़ी थी बैंक के अंदर वो भी उसको दे दी जाएगी, और जितना उसका अकॉर्डिंग टू मतलब सर्कमस्टांसेस जो जितना उसका प्रॉफिट बनता था वो भी उसको वापस कर दिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो बंदा वहां पर कन्विक्टेड ठहरता है, जब उसके ऊपर इल्जाम लगा था, अगर वो मुजरम ठहरता है, मुलजम और मुजरम में फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो मुजरम ठहरता है तो मुजरम ठहरने के बाद जो अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, और वो अब उस बंदे का जो अक्यूज्ड होगा वो उसका हकदार नहीं होगा। मुलजिम मतलब होता है जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाओ अभी कोर्ट के अंदर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना कर दी गई हो। मतलब एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगा कि जी आपने होर्डिंग की हुई है, अब ये इल्जाम है ना, कब तक इल्जाम है, जब कोर्ट में केस चलेगा और पता चलेगा कि वाकई एक बंदा की इन्फॉर्मेशन देता है कि जी फलां बंदे ने जी होर्डिंग की हुई है। अब जिस बंदे के पास ऑफिसर जाएगा, जाके वहां पे विजिट करेगा, अब तक उसके ऊपर इल्जाम है, जब तक साबित नहीं हो जाता कि वाकई ही उसने होर्डिंग
नहीं की हुई तो वो इल्ज़ाम है, वो मुल्ज़म कहलाएगा। तो जो मुल्ज़म होता है उसको मासूम ही कंसिडर किया जाता है जज के सामने, लॉ की ज़ुबान के अंदर। हाँ, जब उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है उसके बाद वो क्या बन जाता है, उसके बाद वो बन जाता है मुजरम। तो वो कहते हैं अगर कोई बंदा अक्यूज्ड है, मुल्जिम है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि अगर वो मुल्जिम है और उसको जो अदालत है या जो मतलब ऑफिसर है उसके सामने वो मतलब हो जाता है कि एक्यूटेड कर दिया जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है, उसको क्या लगता है कि जी इसने जो इलीगल ट्रेडिंग नहीं की हुई थी, तो फिर क्या होगा, फिर उसको आप पैसे भी वापस करेंगे और विद प्रॉफिट वापस करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट भी उसको देंगे, क्योंकि उसका सामान आपने मतलब सील कर दिया, उसको जो प्रॉफिट मिलना था वो भी आपने उसको वापस करना है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब ये है, अब देखिए जी कुछ केसेस होते हैं जो विद वारंट होते हैं और कुछ होते हैं विदाउट वारंट, कि कुछ में आपको वारंट चाहिए होता है। तो ये सारे के सारे जो इस एक्ट के तहत केसेस हैं वो सारे के सारे विदाउट वारंट और नॉन बेलेबल हैं। कॉग्निजेबल है, मतलब कॉग्निजेबल मतलब ये है कि आपको वारंट नहीं चाहिए किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए, उसको आप उसके आर्टिकल को सीज करने के लिए, सर्च करने के लिए, और वो नॉन बेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा बेल ले लेगा और आप उसके पीछे भागते रहेंगे। तो ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब किसी भी, इसका मतलब ये है कि वो विदाउट वारंट आप जाके उसकी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अगर वहां पे साबित होता है कि वाकई उसने होर्डिंग की हुई है, और ये नॉन बेलेबल भी ऑफेंस है। उसके बाद है कि इस केस को सुनेगा कौन, तो यहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा जो इस केस को सुनेगा। जितने भी केस होंगे तो ये टेक कॉग्निजेंस, मतलब जो स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा, वो इस केस को सुनेगा। ये जो केस होंगे, अगर कोई भी बंदा जिसने जो अक्यूज्ड है, तो ये केस जाके किसके सामने जाएगा, जो उसकी कॉग्निजेंस कौन करेगा, वो करेगा जी स्पेशल मजिस्ट्रेट करेगा इस एक्ट के तहत। और उसके बाद एनी ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट अगेंस्ट whom there is a credible information there that he has committed an offense under this act, मतलब किसी भी बंदे को एक क्रेडिबल सोर्स मिले। उसके बाद हमारे पास सब सेक्शन 3 है, उसके अंदर ये कहता है अगर कोई भी ऑफिसर अगर किसी बंदे को अरेस्ट कर लेता है और उसको किसी भी एक क्रेडिबल सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है, तो विदाउट वारंट वो जाके उसको गिरफ्तार कर सकता है। और उसकी कॉग्निजेंस कौन करेगा, उसके उसको सुनेगा कौन, स्पेशल मजिस्ट्रेट सुनेगा। फिर है जी हमारे पास ऑफेंस बाय कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेट, एक होता है ऑफेंस किसी एक बंदे ने किया और एक होता है कॉर्पोरेशन ने किया। एक से ज्यादा में बंदे जुड़े होते हैं, लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन, कंपनी हो सकती है, और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन हो सकती है, इंडिविजुअल्स, एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं। एवरी डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर और अदर ऑफिसर्स, द प्रिंसिपल, प्राइमरी, बेनिफिशियल, ऑनर, एजेंट्स thereof shall, unless he prove that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, he deemed to be guilty of such contravention and shall be liable to punishment under this act। अब इसमें कहते हैं कोई ऑफेंस करती है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से मतलब ये है, वो कह रहा है अगर कोई ऑफेंस करती है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन से मतलब क्या है, कॉर्पोरेशन मतलब जहां पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, एक से ज्यादा लोग जुड़े हों। वो कहता है अगर जब तक कोई बंदा ये साबित ना कर दे कि जी मेरा इस काम के अंदर मुदाखलत नहीं थी, मैंने इसके अंदर मेरा कोई लेन देन नहीं था, कोई साबित ना कर दे कि मेरा जी ये जो काम हुआ है ये जो मेरी इंफॉर्मेशन के बगैर हुआ है। वो कह रहे हैं जितने भी वहां पे ऑफिसर्स होंगे, जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, कितने भी मैनेजर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, पार्टनर होंगे, वो सब के सब उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीकदार होंगे। ये जितने भी मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ना, ये सारे के सारे। वो कहता है अगर इनमें से कोई भी बंदा, फर्ज करें जी यहाँ पर है जी कोई मैनेजर है, मैनेजर ये साबित कर देता है कि जी मैं इस जितना जो जुर्म हो रहा था कि मैं जिसमें मुलविस नहीं हूँ, मेरे ये नॉलेज में नहीं थी, या फिर मैं इनको रोकने की कोशिश करता रहा हूँ कि जी आप ये जुर्म ना करें और मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है या मेरा इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं है, कोई भी अमल दखल नहीं है। वो कहता है जब तक कोई भी इसमें कोई भी जो है ऑफिसर वो साबित ना कर दे कि उसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है, अदरवाइज वो सारे के सारे जो लोग होंगे वो उसमें मतलब शामिल जुर्म होंगे, वो सारे उन सब के ऊपर केस चलेगा। जी पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरली, अब ये केस में समरी ट्रायल होंगे। समरी ट्रायल का मतलब ये है कि ये जो केसेस जितने भी होंगे ये जल्द अज जल्द निपटाए जाएंगे। अब इस एक्ट के तहत जितने भी केसेस आएंगे उनको 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर निपटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो हमारे सिविल ट्रायल होते हैं उनके अंदर सालों साल लग जाते हैं, 20-30 साल सारी जिंदगियां लग जाती हैं। कहता है जितने भी इस एक्ट के तहत केसेस आएंगे उनको विद इन 30 दिन के अंदर, सम मतलब जल्द अज जल्द उनको निपटा दिया जाएगा। अब इसके बाद है जी अपील।
अब आपको पता है ये केस किसके सामने पहले गया? ये सबसे पहले गया स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने। स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने गया, अब उसने किसी केस के ऊपर फैसला दे दिया। अब उस बंदे के जो अक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, उसने क्या करना है? उसने अपील भी तो करनी है। वो जाके फर्दर अपील दर्ज करेगा किसके सामने? स्पेशल मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला सुना दिया तो उसके बाद वो जाएगा और जाके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने, वो जो उसकी डिस्ट्रिक्ट है, वो अपनी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर जाके अपना अपील दर्ज कर सकता है। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद वो जो बंदा है वो अपील दर्ज कर सकता है, फाइल एन अपील बिफोर था सामने, किसके सामने? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका केस है, तो वो विद इन 30 डेज के अंदर जाकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने अपनी अपील दर्ज कर सकता है। और उसके बाद एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज। अब वो कहता है कि उस अपील के ऊपर जो फैसला होगा वो भी 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपील अब लटकती रहेगी, उस अपील के ऊपर भी फैसला विद इन 30 डेज हो जाएगा। फिर है जी रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर। अब जो होर्डिंग हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई विसल ब्लोअर देता है, इसे कहते हैं विसल ब्लोअर। अगर कोई विसल ब्लोअर आके इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी आके इन्फॉर्म करता है कि जी वहां पर होर्डिंग हुई है, तो उसको क्या मिलेगा? उसको क्या फायदा देगी गवर्नमेंट कि आगे कोई बंदे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके कहीं पर अगर कोई होर्डिंग हुई है? तो वो कहता है जो विसल ब्लोअर होगा, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा, जो इन्फॉर्मर होगा, उसको 10% ऑफ अमाउंट रिलीज टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर होगा। अब इससे क्या मुराद है? जो भी ऑफिसर जाएगा, ऑफिसर जाके उस जो भी आर्टिकल होंगे उनको सीज करेगा, उनको ऑक्शन करेगा। ऑक्शन करने के बाद जो अमाउंट गवर्नमेंट के बैंक में जाएगी, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, एक तो है ना कि अगर वो बंदा अक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, वो नहीं, जो अगर उसके ऊपर जुर्म लग गया, जुर्म लगने के बाद वो जो अमाउंट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में चली जाएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, जो जितने पैसे होंगे उसका 10% मिल जाएगा इन्फॉर्मर को। फर्ज करें जी अगर वो जो सारे की सारी जो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में गई है वो 1 लाख रुपए, तो जो इन्फॉर्मर होगा उसको 10,000 मिल जाएगा, 10% उसका मिल जाएगा। उसके बाद है जी इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अब इसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक है कि जो ऑफिसर होगा वो किसी भी टाइम इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वो किसी भी टाइम सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। वो कह रहे हैं कि जो होगा ना ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर होगा, वो डीलर से किस चीज की इन्फॉर्मेशन ले सकता है? वो रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कि कैसे प्रोडक्शन हो रही है, इंपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, एक्सपोर्ट की, परचेज की, स्टॉक की, सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स की, वो इन्फॉर्मेशन जब भी उसको लगता है वो कि इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए वो ले सकता है। उसके बाद ही हमारे पास नंबर 2 के ऊपर है द ऑफिसर में डायरेक्ट द ऑनर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑन द ऑफिसर में डायरेक्ट द ऑनर और मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिकल और ऑनर एंड मैनेजमेंट ऑफ गोडाउन्स और स्टोरेज प्लेसेस are their agents to declare stocks of any particular items on are managed by the item and the promises at any point in time or such particular। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 है सबसेक्शन का। इसके अंदर वो कहता है कि जो ऑफिसर है वो मैन्युफैक्चरर को या फिर ऑनर को जो उसके गोडाउन में जो भी चीज पड़ी है उसके ऊपर, या फिर कोई भी वो प्रोडक्शन चीज कर रहा है तो उसके ऊपर वो कहता है जब उसका टाइम लगेगा, जब उसको लगना चाहिए। इसके अंदर वो कहता है कि उसको किसी भी प्रेमिसेस के अंदर जाकर वो उसको सर्च कर सकता है, या फिर उसको किसी भी टाइम लगता है कि जी यहाँ पर कुछ भी इलीगल हो रहा है तो उसको जाके सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, और वो एक खास मौजूद के बाद भी आगे उसको दोबारा चेक भी कर सकता है। फिर द डिक्लेरेशन टू मेड अंडर सबसेक्शन। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो जितना भी, उसके बाद सबसेक्शन नंबर 3 हमारे पास, वो कह रहा है कि ऑफिसर जाके चेक कर सकता है जो भी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है उसको किस प्राइस पे खरीदा गया है, किस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं, या कॉपीज ऑफ प्रोक्योरमेंट भी, इनवाइसेस जो हैं, जो कहते हैं ना इनवाइसेस जो सेल की, परचेज की, वो भी जाके ऑफिसर चेक कर सकता है। फिर जी नंबर 4 पे द ऑफिसर में वेरीफाई द स्टॉक एज वेल एज बुक्स और डॉक्यूमेंट्स। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर है वो जाके स्टॉक को भी वेरीफाई कर सकता है, उसके साथ वो कहता है बुक्स को भी और डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर सकता है, जो उसने परचेज की है, जो उसने सेल की है, या फिर किसी भी आर्टिकल के रिस्पेक्ट वो जाके चेक कर सकता है। वो कहता है अगर वो वेरिफिकेशन के दौरान उसको इन्फॉर्मेशन मिली है किसी और मतलब सोर्स के थ्रू कि वहाँ पे होर्डिंग हुई है, स्टॉक हुई है, तो वो जाके उसको चेक कर सकता है और वो वहां पर भी उनको। इसके बाद हमारे पास सबसेक्शन 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? while carrying out the verification of stock in terms of subsection 4 or upon receipt of any information from whatever source, the officer may require the dealer, owner or manager of a godown or storage place to furnish the details of persons, shops, firms, companies, etc. from whom the purchase have been made and to whom the sale have been or are so to be made। वो कह रहे हैं
कि सब सेक्शन 5 के अंदर जब भी ऑफिसर को लगेगा कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर वेरिफिकेशन के दौरान उसको लगता है कि यहाँ पर स्टॉक हुआ है या होर्डिंग हुई है, वो कह रहा है कि वो कंपनी जो ऑफिसर होगा वो जितनी भी कंपनी के अंदर पर्सन काम कर रहे हैं या उसके अंदर जो फर्म है उसके अंदर जितनी भी शॉप्स आती हैं या कंपनीज आती हैं, तो वो जिस कंपनी से सामान ले रहा है या जिसको सेल कर रहा है या वो प्रोडक्शन कर रहा है, सब का वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर है जी नंबर 12 पे ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं अगर आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अब ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी? ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मर के थ्रू नहीं है। एक है इन्फॉर्मर, मतलब विसल ब्लोअर है जो आपको खबर देता है कि जी वहाँ पे होर्डिंग हुई है और आप जाते हैं वहाँ पे होर्डिंग होती नहीं है, ये कुछ इस तरह से, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है किसी कंपनी से, किसी फर्म से, और उस कंपनी या उस फर्म ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, कहते हैं उसकी सजा क्या है। किसी कारोबार से या डीलर से आप इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और वो आपको फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, तो फिर आपका क्या जुर्माना आप करेंगे? आप कहते हैं तो फिर आप क्या जुर्माना करेंगे? तो फिर आप अप टू 3 years जुर्माना या फिर 1 million, तो फिर आप अप टू 3 year इम्प्रिजनमेंट, उस बंदे को 3 साल तक जेल हो सकती है और उसके साथ साथ अप टू 1 million रुपीज जुर्माना भी हो सकता है, मतलब 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 year भी 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। तो ये आप देख ले जो अगर किसी फैक्ट्री के पास जब आप जाएंगे एज SDO या किसी से इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर आपको भटकाने वाली इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके ऊपर ये 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है उसको। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, अब वो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी से मुराद क्या है कि आप एज ऑफिसर SDO या एनफोर्समेंट ऑफिसर आप गुड फेथ के अंदर अपनी अच्छी जो है नीयत के साथ आप जाते हैं, जाके सर्च करते हैं, सीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कारोबारी बंदा है वो आपके ऊपर जाके केस कर दे। अदालत में आप काम तो सरकार का कर रहे हैं, हुकूमत का कर रहे हैं, आप जाके सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाए बंदा जो भी डीलर है या शॉप का मालिक है वो जाके आपके ऊपर केस कर दे और कल को आप पेशा भुगतते रहें और आपकी जो जॉब है वो सारी तो मतलब ऐसे जलालत में गुजरे, तंगी में गुजरे। वो कह रहे हैं कि आप बरियो जिम्मा होंगे इससे, अगर आपने कोई भी काम गुड फेथ के अंदर किया है तो फिर आप बरियो जिम्मा होंगे, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जाएगा और आपके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है वो नहीं चलाई जाएगी किसी भी सूरत में। और वो इस चीज की जमान कौन देता है? उस चीज की जमान देता है ये एक्ट जो हमारे पास, ये जो अभी हम एक्ट पढ़ रहे हैं, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। वो ये कहता है अगर आपने गुड फेथ के साथ, अच्छी नीयत के साथ अगर कोई भी आप बरियो जिम्मा होंगे, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। फिर है जी एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर, अगर आप एज ऑफिसर हैं और आपको लगता है कि आप किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प सीख कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। मतलब आप SDO हैं, आपको लगता है कि आपको पुलिस से मदद लेनी चाहिए तो आप मदद तलब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको वो मदद ना दें, आपकी वो हेल्प ना करें, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट की बॉडी है। फ्री पावर टू मेक रूल्स, किसके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है? तो वो उसके बाद ही नेक्स्ट हमारे पास 15 पे पावर टू मेक रूल्स, कि किसके पास पावर है कि वो रूल्स बनाए? द गवर्नमेंट में बी बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट होगी ना, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी रूल्स बना सकती है और वो किस में शाया करेगी? तो वो किस में शाया करेगी? तो वो गजट के अंदर, ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करेगी, नोटिफिकेशन देगी और फिर वो लागू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है और उसने शाया नहीं किया, पब्लिश नहीं किया और वो उस पर लगा दे। जब भी गवर्नमेंट को नया रूल बनाएगी वो सबसे पहले गजट में शाया करेगी ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये रूल पास हो गया और वो लोग फिर उस कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। एक होता है रूल, एक होता है रेगुलेशन, दोनों में फर्क आपको बताना चाहिए। अब रूल क्या होता है? रूल बनाती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट होगी वो रूल बनाएगी, वो नॉन निगोशिएबल होंगे। जो रूल बन गए हैं वो आपने इम्प्लीमेंट करवाने ही करवाने हैं। वो रूल्स पास हो गए हैं, फिर गजट में शाया हो गए हैं, उसके बाद जी आपके पास वो रूल आ गए, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स होते हैं। उसके बाद ये रेगुलेशंस, अब रेगुलेशन डिपार्टमेंट के पास रहती है, पीरा डिपार्टमेंट के पास रूल्स बन के आ जाते हैं। फिर अब पीरा डिपार्टमेंट जो है उसकी सवाबदीदा है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाता है, उसकी वो रेगुलेशन बनाएगा कि अब इस तरीके से हमने रूल्स को एप्लीकेबल करवाना है। उसमें आपको कोई भी सोर्सेज चाहिए, जो भी होगा, तो वो जो रेगुलेशन होती है वो अमल दरामद होता है, वो उन रूल्स की अमल दरामद होता है कि हाँ जी ये कानून बन गया है, अब इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। उसके बाद ये हमारे पास नंबर 16 पे है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। अब इससे मुराद क्या है कि फर्ज करें जहां पर जो ये होर्डिंग एक्ट है, ये होर्डिंग एक्ट के तहत आप कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सामने से कोई और लॉ भी हो किसी दूसरी चीज के ऊपर भी, तो वो कहता है कि आपके पास अगर कोई और लॉ आएगा
तो वो ये जो ओवर राइडिंग इफेक्ट किसके पास होगा, वो होगा जी होर्डिंग एक्ट के पास। मतलब जो होर्डिंग एक्ट है उसको बर्तरी हासिल होगी, आप इसके तहत सारी कार्रवाई करेंगे, जो सामने वाला लॉ होगा वो उसका सबॉर्डिनेट हो जाएगा, वो अमल दरामद में नहीं लाया जाएगा। ये इसको ओवरराइड इफेक्ट होगा। ये जाके जो भी इस रूल्स के तहत होंगे, जो भी काम होगा वो सारे के सारे इस रूल्स के तहत होंगे, उस एक्ट को नहीं माना जाएगा, उसको वो उसके ऊपर ये ओवरराइड कर जाएगा, उसके ऊपर ये बर्तरी हासिल कर जाएगा। मतलब दो लॉ है, एक ये होर्डिंग एक्ट है, एक और सामने से एक्ट है जो किसी और काम के लिए है। आप तहकीकात कर रहे हैं होर्डिंग एक्ट के तहत, और सामने वाला लॉ जो कहता है कि जी आप नहीं कर सकते, तो फिर अब बर्तरी हासिल होगी होर्डिंग एक्ट को, और फिर आप उस वहां पे अपनी कार्रवाई कर सकेंगे। बाद हमारे पास नंबर 17 है, पावर टू अमेंड शेड्यूल। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अमेंड द शेड्यूल एज टू ऐड और ओमिट फ्रॉम इट एनी एंट्री। नंबर 17 पे जी पावर टू अमेंड शेड्यूल। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर गवर्नमेंट चाहे रूल बनाए या फिर को अमेंड करे, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन शाया करेगी। और ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी रूल बने, कोई भी नया कानून आए, तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर शाया होना सबसे पहले जरूरी होता है। फिर है जी नंबर 18 पे रिपील। मतलब रिपील से मुराद ये है कि ये जो हमारे पास जो अभी एक्ट हम पढ़ रहे हैं, होर्डिंग एक्ट नंबर 20 वाला, इससे पहले भी क्या कोई एक्ट था? तो जी हाँ, पहले था द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 6 ऑफ 2020। मतलब सन 2020 का जो छठा एक्ट था पहले, उसको ये ओवरराइड कर रहा है। पहले ये वाला एक्ट था, और उसके बाद क्या होता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो एक्ट अब हम अभी पढ़ रहे हैं, ये 15वां एक्ट है। ये सन 2020 का 15वां एक्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। जो रिपील हुआ था वो छठे वाला था। छठे वाला पहले आया था, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठे वाला जब आया था तो ये पहले छठे वाला था, लेकिन उसके बाद 15वां आ गया, तो ये फिर इसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। उसके बाद ये हमारे पास ये जो नीचे लिखी गई है, ये 41 ऐसी आइटम्स हैं जिनकी आप होर्डिंग नहीं कर सकते, जिसे हम एसेंशियल कमोडिटीज भी कहते हैं। तो इन चीजों की आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आपने इनको याद कर लेना, रटा मार लेना है। तो जो ये जो चीजें हैं जी, आप इनकी होर्डिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या है जी, टी है, व्हाइट शुगर चीनी है, मिल्क है, पाउडर्ड मिल्क है, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स मतलब बच्चों के लिए जो दूध होता है वो। अभी एक दो मिल्क है, दूध है जो मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। एक होता है पाउडर मिल्क, जो आम जिससे जो पाउडर मिल्क होता है, जो पाउडर की फॉर्म में होता है, आप उससे चाय वगैरह बनाते हैं, फर्दर बाकी काम करते हैं। फिर है जी पाउडर फूड मिल्क फॉर इन्फेंट्स, मतलब दूध जो बच्चों के लिए होता है उसके लिए। फिर एडिबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड और अदरवाइज, मतलब जो घी वगैरह ऑयल वगैरह, आप उसको नहीं, उसकी होर्डिंग नहीं कर सकते। क्रिएटेड वाटर, फ्रूट जूसेज एंड स्क्वशेज का नहीं कर सकते, साल्ट का नहीं कर सकते, पोटैटोज का नहीं कर सकते, अनियंस का नहीं कर सकते, पल्सेज ऑल सॉर्ट का नहीं कर सकते, तो किसी भी किस्म के जो पल्सेज होंगे उनका नहीं कर सकते। फिश ऑल सॉर्ट, कोई भी किस्म की जो मछली है उसका आप नहीं कर सकते, होर्डिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद ये बीफ जो है, बीफ की आप होर्डिंग नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने सारी इनको याद करना है, क्योंकि वो एमसीक्यू वहां पे बनाएगा कि जी ये जो चीजें हैं क्या आप इनकी होर्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी आप जो हमारे पास बीफ की नहीं कर सकते, मटन की नहीं कर सकते, गुड़ की नहीं कर सकते, और स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स की नहीं कर सकते, रेड चिल्ली की नहीं कर सकते, ड्रग्स एंड मेडिसिन, यहाँ से मुराद क्या है कि जो दवा अद्वियात आप उनकी नहीं कर सकते। फिर जी केरोसिन ऑयल की नहीं कर सकते। जो माचिस हैं, जो डब्बी होती है ना माचिस तीलियों वाली, उनका जिसे आग जलाते हैं उसकी नहीं कर सकते। फिर कोल जो है, कोयला की नहीं कर सकते। केमिकल फर्टिलाइजर ऑल सॉर्ट, जितने भी फर्टिलाइजर आप उनकी नहीं कर सकते, होर्डिंग नहीं कर सकते। फिर जी नेक्स्ट वन जी हमारे पास है, ये 23 हो गया। 24 नंबर पे पोल्ट्री फूड है, जितनी भी पोल्ट्री की फूड है उनकी नहीं कर सकते। सीमेंट की नहीं कर सकते। सीड कॉटन जो है उसकी नहीं, सेम फटी भी बोलते हैं। फिर कॉटन लिंट जो है उसकी नहीं कर सकते। कॉटन सीड ऑल साइड की नहीं कर सकते, किसी भी किस्म के जो कॉटन सीड्स होंगे उनकी नहीं कर सकते। वूल शोडी और रॉ की नहीं कर सकते। कास्टिक सोडा की आप होर्डिंग नहीं कर सकते। सोडा ऐश की नहीं कर सकते। पैडी की नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड्स की नहीं कर सकते। मीट ऑन होफ नहीं कर सकते। वीट फ्लोर ऑल साइड, आप किसी भी किस्म का जो आटा है उसकी नहीं कर सकते। सर्जिकल ग्लव्स की नहीं कर सकते। फेस मास्क की नहीं कर सकते। N95 मास्क की नहीं कर सकते। तो ये कुछ मास्क की टाइप्स हैं, आप इनकी भी होर्डिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है सैनिटाइजर की आप नहीं कर सकते। फिर है जी सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट की आप नहीं कर सकते। फिर है जी उसके बाद 41 नंबर पे हमारे पास है जी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की आप होर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये जी हमारे पास है 41 आइटम्स जिनकी आप होर्डिंग नहीं कर सकते। आप इनको कैसे भी करके याद करें, आप इनको याद करके जनाब इसको ये आपको आने चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं जी, फर्ज करें जी वो कहते हैं क्या जी आप पैडी की होर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वो पैडी के साथ 3 वो जो है फर्दर वो गलत दे देता है, मतलब ऑप्शन देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैडी जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज में आता है और इसकी आप होर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास जी द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, आपने नीचे कमेंट करना है, बताना है
कि अगर आपको समझ आ गया तो इंशाल्लाह इसके बाद हम फर्दर जितने भी लॉज हैं उनको समझा सकेंगे। और आप ये सारे अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके 0312 61 76 512 पे अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और इसकी फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये है। और उसके साथ साथ आप इसके टेस्ट भी दे सकेंगे फर्दर फ्यूचर में आके। और आपके जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा फीस पे करनी है और आपके टेस्ट भी होंगे, इसमें आपको तमाम सिलेबस के नोट्स भी मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करेंगे। ये देखें हम सारी जो एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग अपने घर बैठे हैं, आप लोगों के लिए एक बंदा मेहनत कर रहा है, इतने सारे लॉस को समझा रहा है, पढ़ा रहा है। और उसके साथ आपको लाइक जरूर करना चाहिए और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। दुआ में रखेगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।